Hello everyone, welcome back to our channel OT Nexus। तो आज हम जानने वाले हैं सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के बारे में। ये एक काइंड ऑफ डिवाइस है जो ग्लॉटिस के ऊपर बैठता है, इसीलिए हम इसको सुप्राग्लॉटिक डिवाइस कहते हैं, जिसमें हमारा इलेमे और आईजेल ये सब एयरवे आता है। और जो हम ईटी ट्यूब वगैरह होता है वो हमारा इंफ्राग्लॉटिक डिवाइस होता है, क्योंकि वो हमारा जो ग्लॉटिस और फोकल कॉर्ड होता है उसके नीचे बैठती है। और सुप्राग्लॉटिक डिवाइस वोकल कॉर्ड की जस्ट अबव में बैठती है, जो लारिंजियल इनलेट को कवर करते हैं। तो हम इन सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के बारे में आगे जानने वाले हैं कि इसका टाइप क्या होता है, ये कैसे इसका इंसर्शन टेक्निक होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या हुआ है, ये सब के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और साथ साथ इससे जो एमसीक्यूज वगैरह जो हमारा एम्स में आता है, मानो कि हर साल एम्स एली में से एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो वो क्वेश्चन कैसा एमसीक्यू एम्स पूछता है, वो सब के बारे में भी हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। सो बेसिकली हमारा सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस पेशेंट को वेंटिलेट करता है अबव वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के जस्ट अबव में ये बैठती है और पेशेंट को वेंटिलेट करती है। जो पहले हम यूज़ करते थे पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए ईटी ट्यूब और फेस मास्क, अगर हम ईटी ट्यूब यूज़ करते तो वो ज़्यादा इन्वेसिव होता, क्योंकि वो हमारा वोकल को क्रॉस करके ट्रकिया तक जाता और कहीं ना के 4 से 5 सेंटीमीटर अबव में बैठता। और हम फेस मास्क भी यूज़ कर ले तो वो क्या करता है, उसमें दिक्कत क्या होती थी कि ज़्यादा देर तक अगर हम फेस मास्क पकड़ के पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे तो हमारा हार्ट फैटनिंग हो जाएगा, हार्ट फैटिक हो जाएगा, हाथ में पेन होने शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जो इंटरमीडिएट वर्जन इन दोनों का आया, ईटी ट्यूब और फेस मास्क का, वो हम हमारा है सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस। ये क्या करता है कि ये लेस इन्वेसिव है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड के ऊपर बैठ जाती है। और लेस इन्वेसिव होने के कारण पेशेंट की गैग रिफ्लेक्स जो होती है उसको इंटूबेशन के तुलना में कम स्टिमुलेट करता है, जिससे कि पेशेंट ये सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस अगर पेशेंट की मुंह में दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको टॉलरेट करती है। ठीक है, पेशेंट में ये चाहत नहीं आती कि वो उसको उतार दे और जैसे जैसे मुंह से बाहर निकाल दे। और इसका और एडवांटेज भी है कि ये इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत आसान है कि एक नॉन ट्रेन पर्सनल जो है, अगर कोई व्यक्ति एयरवे मैनेजमेंट में ट्रेन भी नहीं है तो वो भी ये डिवाइस को प्लेस कर सकते हैं और पेशेंट को टेम्पोररी वेंटिलेशन प्रोवाइड करा सकती है। एंड जैसे कि हमारा फेस मास्क में हमें पकड़े रखने में बहुत दिक्कत होती है, हाथ हमारा फैटिंग होने लगती है, पेन होना शुरू हो जाती है। तो फिर हम ज़्यादा देर तक फेस मास्क से पेशेंट को वेंटिलेट नहीं कर पाते, वो पॉजिटिव प्रेशर नहीं दे पाते पेशेंट की एयरवेज में। तो इन केसेस में इसी प्रॉब्लम को नज़र में रखते हुए एक इंटरमीडिएट वर्जन इसका जो है, जो डिफ़िकल्ट इंटूबेशन में भी हम यूज़ कर लेते हैं, वो है हमारा एलेमी, और जिसका जो है लारिंजियल मास्क एयरवेज। तो ये लारिंजियल मास्क एयरवेज किस किस टाइप में आया, ये धीरे धीरे टाइम के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कैसे मॉडिफाइड हुआ जनरेशन बाय जनरेशन, वो हम आगे जानने वाले हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है एलेमी का जनरेशन। सो बेसिकली लारिंजियल मास्क एयरवेज को हम दो जनरेशन में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है फर्स्ट जनरेशन एलेमी और दूसरा है सेकेंड जनरेशन एलेमी। जो हमारा
पहला जनरेशन वाला LMS है, जैसे कि LMA क्लासिक हो गया, LMA यूनिक हो गया और LMA फ्लेक्सिबल हो गया, LMA क्लासिक एक्सेल भी हो गया। इन सब टाइप ऑफ LMA में हम एक सिंगल चैनल होते थे, ठीक है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते थे कि एक सर्किट कनेक्ट करके और या कोई अम्बू बैग ये सब कनेक्ट करके हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेट ही कर पाते थे। बट जो हमारा न्यूअर जनरेशन और सेकेंड जनरेशन LMS आया, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के तुलना में कुछ मॉडिफाइड किया गया, वो है कि जो फर्स्ट जनरेशन LMS में हमारा सिर्फ पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए एक चैनल है, जिससे वेंटिलेटर से या कोई रिजर्वर बैग से जो पॉजिटिव एयर आएगा वो उस चैनल के थ्रू पेशेंट के अंदर में जाएगा। पर सेकेंड जनरेशन LMA में क्या किया गया मॉडिफिकेशन कि इसके साथ साथ जो एयरवे वाला चैनल है उसके साथ साथ एक गैस्ट्रिक ड्रेनेज वाला चैनल भी दिया गया है, जिससे कि आप पेशेंट को वेंटिलेट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक सक्शन कैथेटर भी उससे पास करा के स्टोमक तक जाके स्टोमक की कंटेंट को सक्शन कर सकते हैं, जो क्या करता है कि हमारा एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। और ये मॉडिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम पेशेंट में LMA देते हैं, जैसे कि LMA हमारा वोकल कॉर्ड के ऊपर बैठती है, इससे एक दिक्कत आती है कि अगर ये हमारा वोकल कॉर्ड के ऊपर बैठती है, इसीलिए जो हम पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर देते हैं तो वो ट्राकिया में भी कुछ आता है और कुछ जो हमारा इसोफेगस के थ्रू जाकर हमारा स्टोमक में भी जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि यार आप देते जाएंगे पॉजिटिव प्रेशर, आप देते जाएंगे तो स्टोमक का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर स्टोमक का वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि हमारा जो वो स्टोमक प्रेशर अगर 20 सेंटीमीटर H2O से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो LES कहते हैं, उस स्फिंक्टर की जो कॉम्पिटिशनसी है वो अगर 20 सेंटीमीटर H2O से ज़्यादा होगा तो वो वीक होता जाएगा और वो क्या करेगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस से पेशेंट की स्टोमक की कंटेंट को लंग्स में खींच लेगा, जो क्या एस्पिरेशन में मदद करेगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, जैसे कि इन्हें में हमारा इंट्राकास्टिक प्रेशर को बढ़ाती है, इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारा जो सेकेंड जनरेशन में एक मॉडिफिकेशन आया कि एक गैस्ट्रिक चैनल उसमें ऐड किया गया, जिससे कि हम सक्शन कैथेटर पास करा के जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर निकल सकते हैं। और सेकेंड जनरेशन में और भी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है कि LMA के थ्रू हम पेशेंट को इंटूबेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन किया गया है सेकेंड जनरेशन LMA, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सेकेंड जनरेशन में LMA फर्स्ट ट्रैक आ गया, प्रोसिल LMA आ गया, सुप्रीम LMA आ गया, आईसेल आ गया, LMA सी ट्रैक आ गया और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ LMAs जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और जो क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रखते हैं उनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। सो नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि LMA की साइज हम कैसे डिटरमाइन करें, कि एक पेशेंट है उसका कितना साइज का LMA लगेगा और कितना साइज का LMA देने से उसका एयरवेज का जो सील वो प्रॉपर होगा, ये हम डिटरमाइन करेंगे। और साथ ही साथ उस सील को एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ एयर उसको देना पड़ेगा टू इन्फ्लेट द कप, वो भी जानेंगे हम। सो अगर हमारा पेशेंट का वेट जो कि हमारा इन्फेंट है वो लेस देन 5 kg होगा तो हम उनमें LMA साइज 1 यूज़ करेंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा, जो सीन से हम पायलट बेलून में जो एयर पुश करेंगे वो होगा 4 ml। वैसे करके 5 to 10 kg के अंदर में हम 5 to 10 kg के अंदर में हम 1.5 साइज का LMA यूज़ करेंगे और वॉल्यूम हमारा 7 ml होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ 10 to 20 kg we will use LMA size 2 and the volume will be 10 ml, and for 20 to 30 categories we will use 2.5 size LMAs with volume of 14 ml, and in category of 30 to 50 kg we will use LMA size 3 and the volume will be 20 ml,
And remember one thing here, increasing size also decreases the volume if the number is 3. अगर ये 3 नंबर का एलिमेंट का साइज है तो हमारा जो इन्फ्लेशन वॉल्यूम है उससे एक कम होगा, मतलब कि 20 होगा। जैसे कि हमारा 4 नंबर हो गए तो उसमें हमारा एक कम हो गए 30 ml लगेगा। तो ये याद रखने की ट्रिक है कि जो हमारा जितना साइज का एलिमेंट है, मानो कि हमारा 3 हो गए 4 हो गए तो उससे एक घटा के हम अगर 4 हो गया तो उसमें हम 30 ml एयर देंगे। अगर वो 3 नंबर एलिमेंट हो गया तो उसमें हम 20 ml एयर देंगे। सो हमारा जो 50 और 70 kg कैटेगरी वाला पेशेंट आएगा तो उसमें हम 4 नंबर एलिमेंट यूज़ करेंगे, और ये 70 टू 100 kg के बीच में हम 5 नंबर एलिमेंट का यूज़ करेंगे जिसका वॉल्यूम इन्फ्लेटिंग वॉल्यूम होगा 40 ml। और अगर वो पेशेंट 100 kg से अबव होती है तो उसमें हम 6 नंबर एलिमेंट यूज़ करेंगे जिसका वॉल्यूम होगा 15 ml। सो ये टेबल डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में है कि कौन सा वेट कैटेगरी में कौन सा पेशेंट में हम कौन सा वाला एलिमेंट चूज करेंगे, ये इसको डिफाइन करता है। तो इस टेबल को आप लोगों को पूरा अच्छे से याद करना है क्योंकि इस टेबल से लास्ट 2 सीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि मानो 30 टू 50 केजी पेशेंट में हम कितना साइज का एलिमेंट यूज़ करेंगे। एक बार पूछा गया था कि एलिमेंट नंबर एक दिया गया था उसमें कितना वॉल्यूम हम इन्फ्लेट करेंगे एलिमेंट की प्रॉपर सील को मेंटेन करने के लिए। तो ये टेबल आप लोगों को याद करना है, पूरा इसको रख लेना है। तो इसका अच्छे से पढ़िए इसको और आगे चलते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिमेंट की जेनरेशन के बारे में, जो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा है सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा आता है जो सबसे पहले इन्वेंटेड हुआ था एलिमेंट क्लासिक। ये डॉक्टर आर.सी. पेन द्वारा इन्वेंट किया गया था और इसमें ये एक सिंपल एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एयरवे के लिए वेंटिलेट करने के लिए ही एक चैनल है, और इसका जो इंफ्लेटेबल जो काफ है वो बैलून के साथ, जो पायलट बैलून के साथ अटैच होता है जिसमें हम एयर पुश करके उसको सील करते हैं, और ये एपिग्लोटिस को प्रिवेंट करता है ऑब्स्ट्रक्शन करने से। ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है, 1 से लेकर 6 तक ये अवेलेबल होती है। और एलएमओ को हम ईटीओ नहीं कर सकते क्योंकि जो एलएमओ सिलिकॉन मटेरियल से बना होगा वो क्या करता है, इथाइलिन ऑक्साइड को रेजिस्ट करता है, इसलिए एलएमओ को हम ईटीओ नहीं करते, इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। और जो हमारा क्लासिक एलएमओ होता है वो हम 40 टाइम्स तक ऑटोक्लेव करके रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एलएमए यूनिक। बेसिकली ये एक डिस्पोजेबल टाइप एलएमए है, ये फर्स्ट जनरेशन का ही एलएमए है। जो हम एलएमए क्लासिक बार बार यूज़ कर रहे थे उससे क्या हो रहा था कि पेशेंट में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा था, ज़्यादातर कैसे प्रायन जो मोस्ट रेजिस्टेंट होता है कोई भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से, तो वो ट्रांसमिशन हो रहा था। तो इसे कम करने के लिए एलएमए यूनिक आया जो कि 1 यूज़ है, सिंगल यूज़, हम इसे डिस्पोज करते हैं एक सिंगल यूज़ के बाद। सो नेक्स्ट हमारा है एलएमए क्लासिक एक्सेल। ये बेसिकली एलएमए क्लासिक का ये एक मॉडिफिकेशन है जिसमें ये एपिग्लोटिस बार का जो फीचर है वो ऐड किया गया है। इससे क्या मदद मिलता है कि ये पेशेंट को इंट्यूबेट करने में सहायता कर सकते हैं। ऑल्सो एलएमए क्लासिक की तुलना में इसकी जो एंगल है वो थोड़ा सा इंक्रीज है, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को हम जब एलएमए के थ्रू इंट्यूबेट करेंगे वो हमको आसान होगा। और ये इसका साइज 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक अवेलेबल है, और इसे हम 60 टाइम तक ऑटोक्लेव कर सकते हैं। एलएमए क्लासिक जो था हमारा 40 टाइम तक हम ऑटोक्लेव कर सकते थे और इसको 60 टाइम तक। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो हमारा डिस्पोजेबल टाइप एलएमए है जैसे कि एलएमए यूनिक इज स्टेरिलाइज्ड बाय
आपको ऑप्शन देगा कि ऑटोक्लेव, पीटीओ, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, और दे सकता है कि डिस्पोज, इट इज़ डिस्पोज। सो आपको करेक्ट करना है डिस्पोज कर, ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, क्योंकि डिस्पोजेबल जो हमारा ऑप्शन है, हम भले ही उसे यूज़ कर लेते हैं पर हमको उसको डिस्पोज करना है। जो सिंगल यूज़ के लिए बना है उसको हम सिंगल यूज़ करके ही डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट का टाइप आता है वो हमारा आता है एलिमेंट फ्लेक्सिबल। एलिमेंट फ्लेक्सिबल, ये जो एलिमेंट इसका जो एरो ट्यूब है ये नैरो होता है, और इसके अंदर जो री इन्फोर्स और आर्मर इटी ट्यूब देखे होंगे, और जो फ्लेक्सोमेटालिक वाला ट्यूब हो देखे होंगे, वो क्या करता है ट्यूब को किंक नहीं होने देता। उसके अंदर क्या रहता है, एक मेटल वायर रहता है। ठीक वैसे तरह ही इस एलिमेंट के अंदर भी एक मेटल वायर ऐसे 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 करके रहेगा, जिससे हम अगर ट्यूब को ऐसे बेंड भी करेंगे, एलिमेंट को ऐसे बेंड भी करेंगे तो ये किंक नहीं होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। और ये कैसे, जैसे कि हमारा सर्जरी स्पून पोजीशन में जो सर्जरीज होगा उसमें क्या हो सकता है, हमारा पेशेंट का पोजीशन पूरा पेशेंट अपने फेस के ऊपर लेटा रहता है। इसीलिए हम ये टाइप ऑफ एलिमेंट यूज़ करते हैं ताकि यार वो कि में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा सेकेंड जनरेशन एलिमेंट है, जिसका नाम है एलिमेंट फास्ट ट्रैक। इससे क्या करते हैं हम, इससे पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं, जिससे हम ILM भी कहते हैं, इंट्यूबेटिंग लारेंजियल मास्क एयरवे और एलिमेंट फास्ट ट्रैक। इसको हम ILM भी कहते हैं। इससे क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस में ऐसी तरह से बैठते हैं जो क्या करता है ब्लाइंड ईटी ट्यूब का इंसर्शन को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ ये पेशेंट के वेंटिलेट करने के साथ साथ भी हम इसे साथ ही साथ ईटी ट्यूब भी पा सकते हैं ट्रैकिया में। और ये भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है, 3 से लेकर 5 तक डिफरेंट साइज में हमारा अवेलेबल होता है, और इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ ईटी ट्यूब भी मिलता है। ये इससे हम इस एंडोमी फास्ट ट्रैक से इस टाइप का ईटी ट्यूब हम पेशेंट के अंडर में डालते हैं पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए। और ये एक नासोफेरेंजियल एयर की पिक्चर है ये ईटी ट्यूब का, और ये एनिमे फास्ट ट्रैक की जो हमारा इंट्यूबेटिंग एलिमेंट है इसकी पिक्चर है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा एलिमेंट प्रोसेस, जो कि सेकेंड जनरेशन का ही एलिमेंट है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस जिन पेशेंट में एस्पिरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, अगर पेशेंट में हमको एलिमेंट देकर पेशेंट को वेंटिलेट करना है तो उन ज़्यादातर केसेस में हम एलिमेंट प्रोसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेन एडवांटेज क्या है, ये गैस्ट्रिक ड्रेनेज को गैस्ट्रिक ड्रेनेज में हेल्प करता है, जो कि हमारा एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। और इसका 4 पार्ट है बेसिकली, एक जो हमारा मास्क है, और दूसरा हमारा जो इसका इन्फ्लेशन लाइन जो ऐसे करके आएगा वो हम एयर दे के इस काप को इन्फ्लेट करते हैं, और दूसरा है हमारा जो ये हमारा क्या है, एयरवे ट्यूब है, ठीक है, जिससे हम पेशेंट में वो ब्रीदिंग सर्किट वर्किट अटैच करके पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। और इसका जो बगल वाला ये है, ये हमारा गैस्ट्रिक ड्रेनेज है, ठीक है, ये ऐसे अंदर से जाके ऐसे एयरवे के अंदर से जाके इधर तक जाके इस पोर्शन में एलिमेंट होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसे अंदर से हम सक्शन कैथेटर पास करवा सकते हैं, जो क्या करता है गैस्ट्रिक कंटेंट को सक आउट कर लेते हैं, जिससे कि एस्पिरेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जो हम एलिमेंट काप को इन्फ्लेट करते हैं या एयर से, वॉल्यूम ऑफ एयर से, इसका प्रेशर हमारा 60 सेंटीमीटर एच2ओ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी इसका इंसर्शन में अगर हम 30 के आसपास रखेंगे तो ये एडिक्वेट सील प्रोवाइड करेगा। और इसका जो कनेक्टर है ये 15 मिलीमीटर कनेक्टर साइज है इसका, जो हमारा ज़्यादातर केसेस में ईटी ट्यूब का भी कनेक्टर का साइज हमारा 15 मिलीमीटर है, तो इसका भी ऐसे ही कनेक्टर साइज 15 मिलीमीटर है। और इसमें क्या रहता है कि एक बाइट ब्लॉक रहता है, जो क्या करता है पेशेंट ट्यूब को बाइट ना करे। अगर पेशेंट ट्यूब को बाइट कर ले तो क्या होगा कि ये एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, इसीलिए एक बाइट ब्लॉक लगाया गया है। और जो हमारा साइज एक नंबर का एलिमेंट होता है, साइज नंबर 1 एलिमेंट, इसमें बाइट ब्लॉक नहीं होता है, और इसमें हम लार्जर प्लेन ट्यूब जैसे कि 8 फ्रेंच तक डाल सकते हैं।
इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट पिक्चर देके कि एलएमएफ प्रोसेस, इसमें से एलएमएफ प्रोसेस कौन सा है या कि आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे इमेज दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी जनरेशन एलएमए है, क्या है, क्लासिक है, यूनिक है, फ्लेक्सिबल है कि प्रोसेस है, आपको मार्क करना है एलएमए प्रोसेस। सो ये याद रखना कि इधर एक गैस्ट्रिक ड्रेनेज होता है। मैं आप लोगों को देखने के लिए क्लियर कर देती हूँ। तो हमारा जो ये वाला जो रेड लाइन वाला जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, ये हमारा गैस्ट्रिक ड्रेनेज जो पोर्ट है, ये हमारा गैस्ट्रिक ड्रेनेज पोर्ट है। ये एलएमएफ्रोसिल का एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हमारा है एलएमए सुप्रीम। एलएमए सुप्रीम बेसिकली हमारा एलएमए जो प्रोसेस है उसका ही एक मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या किया गया है, इधर एक बाइट ब्लॉक ऐड किया गया है। ये एलएमए सुप्रीम का एक क्लासिक फीचर है जो कि पेशेंट अगर एलएमए ट्यूब को बाइट ना करे इसके लिए इसमें ऐड किया गया। बाकी प्रोसेस की तरह ही इसमें गैस्ट्रिक ड्रेनेज है। ये एयरवे वेंटिलेशन के लिए एक सिस्टम है। ये पायलट बैलून है और ये थोड़ा सा फेंट करता है। ये क्या करता है, जो बेंडिंग इंट्यूबेशन को रेजिस्ट करता है। ये याद रखना कि इससे हम इंट्यूबेशन नहीं करते हैं, ये इंट्यूबेशन को रेजिस्ट करता है। और इसका क्लासिक जो फीचर है, ये प्रेशर इसका 30 सेंटीमीटर एचडीओ के आसपास ही होता है और ये साइज 1 to 5 से तक अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा एलएमए सीट ट्रैक। ये हमारा जो एलएमए फास्ट ट्रैक हमने पढ़ा था, जो हम इंट्यूबेटिंग एलएमए भी कह रहे थे, उसका ये एक मॉडिफिकेशन है एलएमए सीट ट्रैक, जिसमें क्या हम जो बाहर वाले जैसे हमारा वीएल वगैरह होता है, अगर हमारा लैरिंगोस्कोप होगा डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट लैरिंग्स को विजुअलाइज करता है। बट जब हमारा वीडियो लैरिंगोस्कोप है उसमें हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली लैरिंग्स को विजुअलाइज करते हैं। तो सेम तरीके से ये जो लाइंजर मास्क कैलवे सीट्रैक वाला हमारा जो एलएमए है, इसमें हम क्या करते हैं एक वीडियो चैनल, एक ऑप्टिक चैनल और कैमरा चैनल लगा हुआ होता है, जिससे कि हमारा अंदर वाला व्यूज बाहर में कैमरा में दिख जाए और हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। और इसमें एक फाइबर ऑप्टिक चैनल भी है, जिससे हम फाइबर ऑप्टिक स्कोप भी इससे डाल सकते हैं। ये जस्ट एलएमए सीट ट्रैक का ही एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम ये जो ये हमारा जो कैमरा का चैनल है, ये ऐड कर सकते हैं। जो हमारा कैमरा है, इससे हम एपिग्लॉटिस और लारिंक्स को देख सकते हैं। एलएमए सीट ट्रैक में हमारा ये वाला नहीं था। एलएमए सीट ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते थे। उसका जो काफ होता है एलएमए, वो ऐसे ग्लॉटिस के साथ ऐसे बैठते थे कि हम उस पर ट्यूब डालते ही वहाँ डायरेक्टली ट्रैकिया में ही जाता था। इसीलिए हम उसको इंट्यूबेटिंग एलएमए भी बोलते थे। और ये उससे थोड़ा सा अलग है, जो हम कॉन्फर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि सच में जा रही है कि नहीं। और ग्लॉटिस हमारा इससे बाहर से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा एम्बुलेंट जेल मास्क एयरवे होता है। ये हमारा एम्बुलेंट जेल मास्क एयरवे है और ये एनाटॉमिकली ऐसे बनाया जाता है जैसे इसका कर्व इजीली इंसर्टेड हो और ये ट्रॉमेटिक भी हो। और इसका जो टिप है वो क्या करता है, फोल्डिंग को रेजिस्ट करता है इंसर्शन के दौरान और आप और इसे फेशियल स्फिंक्टर को अच्छे से सील करता है। एंड इसका जो कफ एंड एयरवे ट्यूब एक साथ एज ए सिंगल यूनिट में बनाया गया है, जिससे कि ये सेपरेट ना हो, इसकी सेपरेशन का डर ना रहे। और ये इसका एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स है। और इसका जो सरफेस है वो ऐसे बनाया गया है जैसे कि ग्लाइडिंग इजी हो, जिससे कि इंसर्शन हमारा स्मूथ हो, रेजिस्टेंस ना आए, इसीलिए इसको एरोमेटिक भी बनाया गया है। और इसका जो पायलट बैलून है, इसका पायलट बैलून का साइज है, इसका मार्क साइज को आइडेंटिफाई करता है। जितना कि इसका पायलट बैलून का साइज रहेगा उतना इस एलएमए का मास्क का साइज, मतलब जो ये जो बैठता है लैंजर इनलेट में, इसका साइज इतना ही रहेगा। और ये इसका जो डेप्थ मार्क करते हैं वो हम करेक्ट पोजीशनिंग के लिए हम मार्क करते हैं। और ये भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं, 1 से 6 तक लेकर डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल होते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा ईयर क्यू और एलएमए और इंट्यूबेटिंग लैरेंजियल एलएमए। ये डॉक्टर डेनियल कुक द्वारा इन्वेंट किया गया है 2004 में। और हाँ, ये एक डिस्पोजेबल टाइप एलएमए है। और हम इसे रीयूज भी कर सकते हैं। और इसका जो मेन फीचर है ये बोथ सुप्राग्लॉटिक एयरवे और ट्रैकियल इंट्यूबेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के तौर पर भी यूज़ करते हैं और ट्रैकियल इंट्यूबेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका जो एपिलेप्टिकल काप मार्क्स है और काप एयरवे ट्यूब है और डिटैचेबल कनेक्टर है एंड जो शॉर्टर सेप्ट है इस क्लासिक एलएमए की तुलना में, ये इसको एक एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो डिजिटल एयरवे में एक शेप होता है वो हमारा इंट्यूबेशन को गाइड करता है। और ये भी हमारा जो ब्लाइंडली इंसर्ट किया जाता है। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो इमेज है ये एक बार याद रखना है कि ये ईयर क्यू इंट्यूबेटिंग मेले में है। ये नेक्स्ट हमारा है कोबरा पेरिफेरेंशियल एयरवे। ये हमारा एक काप पेरिफेरेंशियल सीलर है जिसमें इसोफेजियल बैलून एब्सेंट होता है और इसका नाम कोबरा पेरिफेरेंशियल एयरवे है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोबरा के हेड बराबर लगता है, इसीलिए हम इसको कोबरा पेरिफेरेंशियल एयरवे भी बोलते हैं। और जो इसका जो जब इसे प्रॉपर पोजीशन किया जाता है तो इसका जो हेड है वो हाइपोफ्रेंक्स के साथ अटैच होता है, उसको सील करता है। और इसका जो डिजिटल पार्ट है वो सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा को प्रिवेंट करता है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को अलाउ करती है। और इसमें जो फ्लेक्सिबल ग्रिल होती है ये क्या करती है, जो एपिग्लोटिस की डाउन फोल्डिंग है उसको प्रिवेंट करती है। और ईटी ट्यूब को इंसर्शन अलाउ करती है। और इसमें एक रैम्प प्रेजेंट होता है इस हेड में जो क्या करता है, वेंटिलेशन और ब्लाइंड इंट्यूबेशन में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा स्लीपर जो स्ट्रीमलाइन, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रीमलाइन लाइनर ऑफ फेरिंग्स एयरवे। ये एक टाइप ऑफ एलएमए होता है जो कापलेस होता है, लेटेक्स फ्री मटेरियल से बना होता है। और ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बना होता है जो इसका बॉडी को सॉफ्ट बनाती है। और इसका जो मेन डिफरेंस हमारा ट्रेडिशनल एलएमए से, कि ट्रेडिशनल एलएमए में हम क्या करते हैं कि मैनुअली एयर को पुश करते हैं पायलट बैलून के थ्रू और उस काप को इन्फ्लेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा ब्रीथिंग सर्किट इधर अटैच करेंगे तो ब्रीथिंग सर्किट की जो पॉजिटिव प्रेशर से ही इधर जो काफ है वो इन्फ्लेट होगा। इससे हमको मैनुअली इन्फ्लेट नहीं करना है। और इसका 3 पार्ट्स है। जो फर्स्ट है टो, जो क्या करता है इसोफेजियल अपर इसोफेजियल ओपनिंग में बैठता है। जो ब्रीज है वो जो हमारा वैक्यूला होता है उसके साथ कोरिलेट करता है। और जो हमारा हिल्स है ये हमारा नेसोफेरिंग्स में बैठता है। और इसका भी जो यूनिवर्सल कनेक्टर साइज है वो 50 मिलीमीटर है। और इसमें जो हम इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 ml तक होता है। इसमें 2 पार्ट्स होता है, एक्सट्रीम एंड हॉलो होती है। और ये क्या करते हैं, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है। और इसका जो साइज है ये स्लीपर की साइज 47 से लेकर 57 तक अवेलेबल है। जो 47 है वो हम वेरी स्मॉल फीमेल में यूज़ करते हैं, 49 स्मॉल फीमेल में, और 51 जो मीडियम फीमेल में, 53 लार्ज फीमेल और स्मॉल मेल पेशेंट पे यूज़ करते हैं, 55 हम मीडियम मेल पेशेंट पे यूज़ करते हैं और 57 जो लार्ज एडल्ट होते हैं, लार्ज मेल होते हैं उसको उसमें यूज़ करते हैं। और ये इसका कुछ कलर कोडिंग दिया गया है 47 का, जैसे कि हमारा ग्रीन कलर है, 49 का ब्लू है, 51 का येलो, 53 का वाइट, 55 का रेड, 57 का ऑरेंज, और डिफरेंट हाइट और रेंजेस दिया है। ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये आप लोग पढ़ लेना।
नेक्स्ट हमारा है आई जेल। ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जो आप लोगों में से सभी देखे होंगे। ये काफलेस होता है, लेटेक्स फ्री मटेरियल से बना हुआ होता है और प्लास्टिक मटेरियल से भी बना होता है। इसका जो काफ है वो नॉन इन्फ्लेटेबल है। इसमें हम लिग्निन जेली वगैरह ऐड करते हैं, जो क्या करता है नॉन इन्फ्लेटेबल है, बट फिर भी ये बेटर एनाटॉमिकल सील प्रोवाइड करती है। लाइंजेल और फ्रेंजियल स्ट्रक्चर्स में ये ट्रॉमा को अवॉइड करता है। एंड ये इसका जो नॉन इन्फ्लेटेबल का आपका फिटिंग है वो क्या करता है, पेरिफेरल एयरवे की एनाटॉमी के साथ अच्छे से बैठती है, जो क्या करता है ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करता है, न्यूरोवास्कुलर कंप्रेशन को अवॉइड करता है, एपिग्लोटिस रेस्ट को प्रिवेंट करता है और एपिग्लोटिस की जो डाउन फोल्डिंग है उसको भी प्रिवेंट करता है। और इसमें एक इंटीग्रेटेड इंटरगैस्ट्रिक चैनल भी है, जो एस्पिरेट कंटेंट को, जो मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालती है। और इसका यूनिवर्सल कनेक्टर साइज 15 mm भी है, बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा है एलिसा एयरवे डिवाइस। ये इसमें जो फीचर्स है, इसमें 3 अलग अलग चैनल रहता है। एक चैनल हमारा वेंटिलेशन के लिए, एक चैनल इंट्यूबेशन के लिए और एक चैनल गैस्ट्रिक ट्यूब के लिए। बाकी जो हमारा वेंटिलेशन चैनल एंड इंट्यूबेशन चैनल है वो साइड बाय साइड रहता है, और जो हमारा गैस्ट्रिक ट्यूब चैनल है वो थोड़ा डिस्टली रहता है। नेक्स्ट है हमारा बासाकमास केयरवे। ये भी हमारा एक टाइप ऑफ प्रोटोटिक केयरवे डिवाइस है, जो कि डिस्पोजेबल है, स्टेरिलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव के द्वारा 70 टाइम तक। और इसमें भी एक नॉन इन्फ्लेटेबल काप पाया जाता है, जो कंटिन्यूस रहता है एयरवे चैनल के थ्रू। जब तक ट्रक से पॉजिटिव प्रेशर आता रहेगा, ये क्या करता रहेगा, सील को प्रोवाइड करता जाएगा और बेटर प्रिवेंशन और एस्पिरेशन देगा। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन काप सील को इम्प्रूव करता है। और इसमें एक डिजिटल ओपनिंग है जो अपर इसोफेगस में बैठता है, और इसका जो डोर्सल सरफेस है काफ के, वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो डायरेक्ट ओरोफेरेंजियल कंटेंट जैसे कि सिक्रेशन को साइड चैनल की तरफ खींचता है और सक्शन में मदद करती है, और ये एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हमारा कुछ पॉइंट है एलएमए की साइड से, जिसको हमको याद करना है और जानना है कि जब हम एलएमए को स्टेरिलाइज करने के लिए जाते हैं तो उसको काफ को हमको मस्ट भी डिप्लेट करना है ऑटोक्लेविंग से पहले, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से हमको क्लीन करना है। और एक पॉइंट है कि हम जब एलएमए को इंसर्ट करते हैं और इसका जो काफ प्रेशर है वो 60 सेंटीमीटर H2O से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो वो इसकी हमें इंजरी को कॉज कर सकती है। और ज़्यादातर केसेस में ये 25 टू लेकर 30 तक के बीच में ये सेंटीमीटर H2O के बीच में ही ये प्रेशर रहते हैं। और ये 60 सेंटीमीटर H2O से हमको प्रिवेंट करना है कि ये फेरेंजियल और म्यूकोसल डैमेज ना करें और पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोट की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट